नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। सबसे पहले बात कोरोना की वजह से मार्केट पर पड़े असर की। कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में जबरदस्त गिरावट देखी गई। निफ्टी 500 अंकों से ज्यादा टूटा और ये एक वक्त 17,000 के नीचे भी फिसल गया। सेंसेक्स में भी 1700 अंकों की गिरावट रही। अंकों के हिसाब से 12 अप्रैल 2021 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। मार्केट का पूरा अपडेट लेने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के पास। पूजा, बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है और ये कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से बाजार में मानो कोहराम समझ गया। जी, आज था बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे का दिन और कोरोना के जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से बढ़ती हुई चिंताएं हैं, उसका बाजार पर आज काफ़ी ज़्यादा असर दिखा। अगर दिसंबर सीरीज की बात करें तो शुरुआत बहुत ही निराशाजनक रही है। निफ्टी में 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, सेंसेक्स में करीब 1700 अंकों की गिरावट देखी गई। वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 1300 अंक टूटा। और अगर इंट्राडे में ही बात करेंगे तो सेंसेक्स ने 1700 का जो वो लेवल था वो भी तोड़ दिया था। आज ऑटो और मेटल इंडेक्स में 4 से 6% की कमजोरी थी और इसके अलावा रियल्टी इंडेक्स में भी हमने देखा कि करीब 6 से 6.5% की कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन उसके दूसरी तरफ फार्मा और हेल्थ केयर शेयरों में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो बिकवाली आई थी इसमें निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए उड़ भी चुके। तो काफी कमजोर बाजार था ये। लेकिन एक बार चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लैब, नेस्ले, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, फार्मा स्पेस में ही थे ज्यादातर स्टॉक्स, वहां पर आज शानदार तेजी देखने को मिली। क्योंकि जो कोरोना की खबरें निकल कर आ रही हैं अब उससे अमूमन देखा जाता है कि फार्मा कंपनियों को और हेल्थ केयर कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो आज यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। लूजर्स की अगर बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील्स, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक आज यहाँ पर मजबूती थी। ऑटो स्पेस में आज टाटा मोटर्स के अलावा अशोक लेलैंड, मारुति, बॉश, एमएनएम सभी दिग्गज स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। रियल्टी में भी वो जो कमजोरी का दौर था वो आज भी कंटिन्यू रहा और डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, महिंद्रा लाइफस्पेस, यहाँ पर आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। और मेटल्स में भी आज काफी ज्यादा दबाव बनाया बाजार पर। इसमें जिंदाल स्टेनलेस, सेल, टाटा स्टील, एनएमडीसी, यहाँ पर आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। लेकिन आज फार्मा शेयर बाजार के उलट ही कारोबार कर रहे थे। सिप्ला की हमने बात की, लेकिन इसके अलावा जो छोटे मझोले काउंटर्स थे वहां पर भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसमें आज कैडिला में भी तेजी थी, ल्यूपिन, औरोबिंदो फार्मा और इसके अलावा बायोकॉन भी हर निशान में मजबूती के साथ आज ये सभी शेयर कारोबार कर रहे थे। अफ्रीकी देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के टेंशन से बाजार आज पूरी तरह से गिर गए। एविएशन से लेकर टूर एंड ट्रेवल सेक्टर्स पर भारी दबाव दिखा, लेकिन इस गिरावट के बीच कहां मौके बन रहे हैं, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, एक तरफ गिरावट है लेकिन कहीं ना कहीं मौके भी हैं। आज मार्केट के अंदर जो नुकसान हुआ वो सीधा सीधा कोविड से जुड़े हुए शेयर्स ही थे, या तो फायदे वाले या तो कोविड से नुकसान वाले। मैं सूची पूरी आपके सामने रखता चलता हूँ, आप देखते चलिएगा। पहला, कोविड के फैलने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि अगर एक आदमी दूसरी जगह पर जाए, और एविएशन वो बड़ा एक मीडियम हो सकता है ट्रांसपोर्ट का, इसलिए आज एविएशन के शेयर का टूटना स्वाभाविक था। आप सभी शेयर देख पा रहे हैं 5% से लेकर 10% तक टूटे। सबसे ज़्यादा इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट, जिनके इंटरनेशनल रूट भी हैं, ये शेयर आज टूट गए। और हो सकता है सरकार आने वाले दिनों में कुछ फ्लाइट्स पे प्रतिबंध भी लगा दे आने और जाने के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा डर आज इन्हीं शेयर्स को लगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ़ायदा किसको मिल सकता है? फ़ायदा मिल रहा हो ऑक्सीजन वाली कंपनीज़ को। हालांकि पिछली बार की लर्निंग हमारे पास है, होर्डिंग वगैरह तो नहीं होगी, ना ही देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन फिर भी प्रमा फेसी लिंडे इंडिया जो कि गैस सप्लाई करती है, एवरेस्ट कांटो जो कि ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाती है, इन सभी शेयर्स के अंदर आज तेजी आई है। मॉर्पेन लैब जो कि थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर के काम के अंदर है, ये आज शेयर 2 से 2.5% चले हैं। इसके अलावा अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो खासकर फिर हॉस्पिटल का बिजनेस फिर से तेज़ी से बढ़ेगा, इसलिए अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, मैक्स, ये कुछ एक हॉस्पिटल शेयर चले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है टेस्टिंग। अगर आपको थोड़ा डर भी है कि कोविड आ सकता है या फिर कोविड के केसेस भारत में भी बढ़ते हैं, तो टेस्टिंग के प्रोसेस को बढ़ा सकती है। ये सरकार भी बढ़ा सकती है कि आप टेस्टिंग के प्रोसेस को बढ़ाएं, इसलिए टेस्टिंग वाले जो शेयर हैं उसमें थायरोकेयर, मेट्रोपॉलिसिस और डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे शेयर्स हैं, ये चल सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब का ये है कि इसके सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, टायर 2, टायर 3 में हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर बना है।
थायरोकेयर प्रॉपरली इसके अंदर नहीं है, बट फिर भी ये भी एक देश की बड़ी टेस्टिंग कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की सबसे ज़्यादा दवाई है। आपको ध्यान होगा कोविड वैक्सीन में रेमडेसिविर आप बार बार सुनते थे, ये सिप्ला की ही थी। स्पुतनिक का जिसका इंजेक्शन लगा वो डॉक्टर रेड्डीज बनाता है भारत में। तो ये आज सारे शेयर फिर से एक्टिव हो गए हैं और इन सभी के अंदर आज हमने देखा तेजी बनती हुई दिखी है। डिविस लैब भी, जो पैरासीटामोल नाम का एक सब्सटेंस है केमिकल, जिससे कि क्रोसिन या और टैबलेट्स बनती है, वो डिविस लैब के पास भी है। इसके अलावा फाइजर, एस्ट्राजेनिका जैसे दो बड़े ब्रांड जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं वो भी भारत में लिस्टेड हैं। तो इन दोनों के अंदर भी आज हमको 3-3, 4-4% तक की तेजी आती हुई दिखी है। अगर कोविड के मामले थोड़े भी बढ़ते हैं तो सबसे पहला एक और काम सरकार कर सकती है, मल्टीप्लेक्स में जाना, आपका मूवी देखना बंद कर सकती है। इसलिए पीवीआर, आयनॉक्स लेजर जैसे शेयर आज 10-10% टूटे हैं। ये आज की दिक्कत वाले शेयर्स थे। टूर एंड ट्रैवल वाले बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा। ये डर अगर दक्षिण अफ्रीका से भारत तक भी पहुंचा तो ये टूर एंड ट्रैवल वाले शेयर्स भी टूट सकते हैं। इसमें डेल्टा कॉप जो कि कैसीनो चलाती है, इसके अलावा लेमन ट्री, महिंद्रा हॉलिडे जो कि रिजॉर्ट्स के अंदर है, इन सब के अंदर आप गिरावट देख पा रहे होंगे। 8-8% तक की है। होटल्स के शेयर भी अछूते नहीं थे। हो सकता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी कम आए भारत के अंदर और भारत के लोग भी कम निकले, तो इसलिए इंडियन होटल, EH और चैलेट होटल जैसे शेयर्स भी टूटे हैं। एक और अनुया इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताते हुए चलता, वो है लिकर के स्टॉक्स में भी थोड़ी कमी हो सकती है। लोग अपने सेहत के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, तो इसलिए UBL, USL के अंदर भी आप देखेंगे आज आपको दबाव दिख रहा है 4-4, 5-5% तक का। बहुत शुक्रिया डिम्पी इस पूरी जानकारी के लिए। बाजार में गिरावट पर IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन ने कहा कि बाजार में निवेश का यही मौका है। उन्होंने अपने पसंदीदा शेयर भी बताए। ग्लोबल क्यूज खराब है, लेकिन यहां मैं ये कहूंगा कि इंडिया को देखिए ना, 120 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन लग गया। हमारी काउंट हम है, तो हम अपने आप को तो कभी शाबाशी नहीं देंगे, क्योंकि हम कहेंगे US यूरोप में जो हो रहा है। और ये एक तात्पर्य है कि शेयर बाजार इज ऑलवेज अ केस ऑफ ग्रीड एंड फियर। अब अगर आप 18,600 पे सब बुलिश थे तो 17,100 पे आप क्यों मायूस हैं? यही मौका है और 2-4 दिन की घबराहट है। सोमवार से बाजार मेरे हिसाब से घूम जाना चाहिए। आज हर हालत में बॉटम बनेगा और यही मौका आपको लेने का है, क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी मोर मनी प्रिंटिंग, देयर इज गोइंग टू बी लेस माने ऑयल इज गोइंग टू फॉल। तो इसका मतलब एज अ कैटलिस्ट बैंक्स आर इन द बेस्ट स्पेस एवर। तो यही मौका है जो आप चुनिंदा शेयर जो वेट कर रहे थे लेने का, अब आप पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के प्रमोटर्स को बड़ी राहत दी है। प्रमोटर्स होल्डिंग पर 5 साल तक सीलिंग नहीं होगी और साथ ही वोटिंग राइट्स को भी 15% से बढ़ाकर 26% कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, क्या खबर है इस बारे में? जी हाँ, जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था वो RBI ने इसलिए बनाया था कि जो प्राइवेट बैंक्स की ओनरशिप है उस पर थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। आपको याद होगा कोटक महिंद्रा बैंक का केस हुआ था उदय कोटक जी के लिए, जहां पे मामला कोर्ट तक चला गया था कि किस तरीके से ओनरशिप 15 साल में रिड्यूस करके 15% करनी है। अभी जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने अपने 33 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें से 21 RBI ने मान लिए हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं और बाकी पर अभी विचार चल रहा है। जो रिकमेंडेशन माने हैं उनमें से एक ये है कि जो इनिशियल लॉक इन है वो 40% तक फर्स्ट 5 ईयर्स में कंटिन्यू रहेगा और उसके अलावा कोई प्रमोटर्स पे कोई कैप को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक जो बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि प्रमोटर की स्टेक कितनी हो, 5 साल में और फिर 15 साल में। तो यहाँ पे RBI कहता है कि 15 साल में जो स्टेक है वो करंट लेवल है फिलहाल 15%, उसको बढ़ाकर 26% कर दिया है। अब उनका क्या होगा जिन्होंने ऑलरेडी रिड्यूस किया है, फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें RBI ने साफ साफ कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने कम कर दिया है वो 26% तक कर नहीं सकते, मतलब वो विंडो खुली हुई है। तो ये क्लैरिटी RBI की तरफ से आ गई है कि जिन भी प्रमोटर्स ने, प्राइवेट बैंक ने अपना स्टेक 26% से नीचे भी कर लिया है तो वो 26% यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये प्रमोटर की मर्जी होगी कि वो उससे भी कम अगर रखना चाहते हैं अपना स्टेक तो रख सकते हैं। अब अगर किसी को नया बैंक खोलना है तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो इनिशियल कैपिटल पहले 500 करोड़ होता था अभी वो 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वहां पे जो रिकमेंडेशन आई थी वो ये थी कि वो 15% पे कैप कर दिया जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है कि जो अगर इंडिविजुअल है
तो नेचुरल पर्सन है उस पर 10% का कैप रहेगा, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर कैप बढ़कर 15%। साथ ही साथ NBFCs अगर बैंक बनना चाहें तो वहाँ पर क्या रिकमेंडेशन है, तो वो जो पहले की रिकमेंडेशन है उनको कंटिन्यू किया है, माने 10 साल में NBFC बैंक बन सकता है, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो 5 साल में। साथ ही साथ एक रिकमेंडेशन ये आई थी कि जो पेमेंट बैंक है अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहे तो वो क्या 3 साल में बन सकते हैं। वहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है और बोला गया है कि 5 साल में वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंकुर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले कुछ महीनों में कोविड के मामले कम होने से जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इस बीच साउथ अफ्रीका से निकले वायरस के नए वेरिएंट की खबर ने बेचैनी बढ़ा दी है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या फिर से कोविड की दूसरी लहर जैसे हालात बन सकते हैं? देखिए रिपोर्ट। भारत में कोविड के मामलों में लगातार आ रही कमी के बीच एक नए वेरिएंट की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। नए वेरिएंट का नाम B1.1.529 बताया गया है और ये भारत में तबाही मचा चुके डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामलों में एकाएक तेजी आने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट का पता चला। इसकी शुरुआत प्रिटोरिया शहर से हुई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में भी कहर बरपाया। जीनोम सीक्वेंसिंग में इसके 6 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ इसके बोत्सवाना में 3 केस और हांगकांग में 1 केस होने की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल पिछले 2 हफ्तों में दक्षिण अफ्रीका में कोविड के मामलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। यहाँ 23 नवंबर को एक दिन में 18,526 मरीज मिले। 2 हफ्ते पहले तक देश में रोजाना औसतन 283 केस आ रहे थे, जबकि नए वेरिएंट के आने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका में रोजाना औसतन 3,655 कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से आई अभी तक की जानकारी के मुताबिक नया वेरिएंट B1.1.529 कोविड का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया भर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से कोविड इन्फेक्शन काफी तेजी से फैलता है। इसके 32 म्यूटेंट्स हैं जो एक समूह के तौर पर जमा होते हैं। दावा यह भी है कि वैक्सीन की इम्यूनिटी भी इस वेरिएंट से नहीं लड़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी नए वेरिएंट को लेकर सतर्क हो गया है। WHO के मुताबिक इस वेरिएंट का आकलन करने और वैक्सीन लगवा चुके लोगों पर असर को जांचने में कुछ हफ्ते का वक्त लगेगा। Some of the recent media reports about this B11529. So this is a variant that has been detected and reported to us from our colleagues in South Africa. There are fewer than 100 full genome sequences that are available. We don't know very much about this yet. What we do know is that this variant has a large number of mutations. And the concern is that when you have so many mutations, it can have an impact on how the virus behaves. So right now, researchers are getting together to understand where these mutations are and what that potentially may mean for our diagnostics, our therapeutics, and our vaccines. कोरोना की दूसरी लहर का तांडव झेल चुके भारत में इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हालांकि देश में अभी तक इसका कोई मामला नहीं आया है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को सभी राज्यों को चेतावनी जारी कर दी। वहीं दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले यात्रियों को रिस्क कैटेगरी में डालते हुए इन देशों से आने वाले लोगों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं, इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल भारत को नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत आने वाली सावधानी बरतना जरूरी है। कोविड वायरस भी म्यूटेट कर रहा है और कोविड वैक्सीन भी चेंज करेगा। मुझे लगता नहीं है ये कोई डिफिकल्ट है। यदि 8-10 महीने में आप ब्रांड न्यू वैक्सीन, नए तरीके के वैक्सीन, नए वैक्सीन बना सकते हैं, तो वही जेनेटिक म्यूटेशन चेंज करने को कोई ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप यूरोप देखिए, अभी 65% लोग को डबल वैक्सीनेशन हो गया था, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। जाहिर है अभी भारत में नए वेरिएंट से घबराने जैसे हालात नहीं हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर जो लापरवाही दिख रही है उसे सुधारना जरूरी है। वहीं कोविड से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करते रहना जरूरी है। ET नाउ स्वदेश। कोविड वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया भर में खलबली मची हुई है। भारत सरकार कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आने वाले सभी यात्रियों की ट्रेसिंग से लेकर टेस्टिंग तक सख्त करने को कहा गया है।
लेकिन इस बीच एक लंबे इंतजार के बाद अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नियमित तौर पर जल्द शुरू हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार 24 दिसंबर से रेगुलर बेस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकती है। हालांकि उन देशों के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा जहां कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी फैला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 14 ऐसे देश हैं जहां कोरोना के मामलों के फिर से बढ़ने की वजह से उन सभी देशों में अभी भी प्रतिबंध लागू रहेगा। इन देशों की लिस्ट यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देशों के नाम भी शामिल हैं जहां कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है। इन देशों में यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, एक बार फिर से उड़ान अब सामान्य करने की तैयारी है, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी होगा। जी बिल्कुल, जो कोविड वायरस का नया वेरिएंट इस वक्त दुनिया के अलग अलग मुल्क में पाया गया है, जो तमाम मामले सामने आए हैं, उससे देख करके भारत सरकार इस वक्त चिंता में है, अलर्ट मोड पर है। सभी राज्यों को साफ तौर पे कह दिया गया है कि हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका या बोत्सवाना से कोई भी हवाई यात्री भारत आता है या इन मुल्क से होता हुआ भारत आता है तो उसकी पूरी डिटेल्ड स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग होगी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। यानी कि अगर वो जिसके संपर्क में आया है उनका भी पूरा ब्यौरा यहां पर भारत में आने के बाद देना होगा। लेकिन इससे एक कदम आगे जाते हुए सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से इस बात की अपील करी है कि जो वैक्सीनेशन का दायरा है और जो गति है इसको और तेजी से बढ़ाया जाए और एहतियातन ये किया जाना बहुत जरूरी है। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि वैक्सीनेशन अगर ठोस इलाज नहीं है तो एक बेहतर सुरक्षा कवच जरूर है। ऐसे में जो अभी के आंकड़े हैं वैक्सीनेशन के वो जरूर उत्साहजनक है, लेकिन इनको और तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कहीं पर भी चूक या लापरवाही नहीं हो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखें कि जैसे जैसे ये नए वेरिएंट के मामले दुनिया के अलग अलग मुल्क में सामने आ रहे हैं तो कई देशों ने एहतियातन दक्षिण अफ्रीका या इन मुल्कों से जो फ्लाइट सेवाएं हैं उस पर रोक लगा दी है और वैसा ही कुछ भारत भी कर सकता है। इस पे पक्के तौर पे तो अभी नहीं कहा जा रहा क्योंकि एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें सिविल एविएशन मंत्रालय के तमाम लोग शामिल होंगे जो एविएशन के स्टेक होल्डर हैं, यानी कि एयरलाइंस के प्रतिनिधि, एयरपोर्ट के प्रतिनिधि, सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह, ये सभी लोग शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि सरकार दो कदमों पर विचार कर रही है, या तो टेम्परेरी फ्लाइट बैन एक विकल्प हो सकता है, यह कड़ा कदम होगा, या फिर अगर जो इन अफेक्टेड कंट्रीज से कोई भारत आता है तो उनका 14 दिन का कंपलसरी क्वारंटीन किया जाना चाहिए। तो इस तरीके के जो ठोस या सख्त कदम हो सकते हैं जो उस पर सरकार विचार कर रही है और इस पर एक औपचारिक फैसला मीटिंग के बाद लिया जा सकता है। अभी सरकार इस वक्त एहतियातन सारे कदम उठा रही है और देख रही है कि WHO का क्या रुख रहता है ताकि भारत सरकार के कदम भी उसके साथ तालमेल बिठा सके। जी बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। कोविड के नए वेरिएंट के मिलने का असर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के रूप में भी देखा जा रहा है। आज इसके कीमतों में तेज गिरावट आई, क्या है वजह और आगे कितनी गिरावट गहरा सकती है, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, पिछले कुछ दिनों में तेल की कीमतें लगातार चढ़ रही थी लेकिन नए वेरिएंट की वजह से अब लुढ़क रही हैं। जी, कच्चे तेल में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। 6% तक टूट चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव, करीब करीब $78 के अब नीचे आ चुका है। और अक्टूबर के अगर हाई से बात करें, पिछले एक महीने के हाई से, तो $10 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव सस्ता हो चुका है। 10% से ज़्यादा भाव नीचे आ चुके हैं, यानी काफ़ी कमी आ चुकी है। अब संभावनाएं ये जताई जा रही है जब हम पहली तिमाही में जब जाएंगे तो उस समय सरप्लस की स्थिति होगी ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि एक तरफ ओपेक लगातार हर महीने 4 लाख बैरल रोजाना जो उनके पास जो करार किया हुआ है उसके हिसाब से वो बढ़ा रहे हैं अपने उत्पादन। दूसरी तरफ से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की तरफ से जिस तरह से यूएस, भारत, चाइना, साउथ कोरिया और यूके के बाद अब चीन भी अगले हफ्ते इस पर फैसला कर लेगा कि उसे अपने एसपीआर से कितना क्रूड रिलीज करना है। तो एक तरफ ओवर सप्लाई की स्थिति बन रही है, दूसरी तरफ कोरोना संकट है, उससे यहाँ पर मांग घटने की संभावना है। तो इन दोनों का फायदा यहाँ पर कंज्यूमर्स को होने वाला है। कच्चे तेल की कीमतें कम होने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यहाँ से 8 से 10% और भाव सस्ते हो सकते हैं। जितने भी जानकारों से बात हुई है ET Now स्वदेश पर, सबका यही मानना है कि ब्रेंट क्रूड का भाव आने वाले समय में अगले कुछ हफ्तों में $70 तक फिसल सकता है, जो एक कंज्यूमर के लिहाज से और भारत के इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी अच्छी खबर है। जी बहुत शुक्रिया विश्व मोहन इस पूरी जानकारी के लिए। संसद के शीतकालीन
सत्र में सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश करने वाली है। इससे बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जहां निजी कंपनियों की एंट्री होगी, वहीं कंज्यूमर को अपनी पसंद की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चुनने का विकल्प मिलेगा। लेकिन राज्यों को इसके कुछ प्रावधानों पर ऐतराज है। डिटेल्स जानते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, अब क्या है इस अमेंडमेंट बिल में? देखिए, सरकार अगले सत्र में जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको भी पेश करने की मंशा रखती है और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जो 26 आइटम लिस्ट कराए गए हैं उसमें ये शामिल है। हालांकि इसके कई प्रावधानों पर कई राज्यों को ऐतराज है। हम उस पर चर्चा करें उससे पहले ये जानते हैं कि इसमें अहम प्रावधान क्या है। सबसे अहम प्रावधान तो ये है कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को जो है वो डी लाइसेंस करना चाहती है। इसका मतलब कि निजी कंपनियों को भी इस सेक्टर में आकर बिजनेस करने का अधिकार मिल जाएगा। वो किसी भी राज्य में जाकर बिजली खरीद सकती हैं और कंज्यूमर्स को बिजली बेच सकती हैं। ये अधिकार उनको मिल जाएगा। राज्य सरकारों की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको कड़ी प्रतिस्पर्धा जो है निजी कंपनियों से मिलने का रास्ता जो है वो भी खुल जाएगा। कंज्यूमर को इससे बेनिफिट ये होगा कि उनको अपने एरिया में एक से ज्यादा डिस्कॉम्स जो है वो मिल जाएंगे। तो सर्विस के आधार पर वो जिसकी भी सेवाएं लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये उनके पास विकल्प होगा। आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कंज्यूमर को ये विकल्प देने की घोषणा जो है वो की थी और शायद सरकार इसलिए इस पर आगे बढ़ रही है। हालांकि यहाँ पर राज्य सरकारों को ऐतराज ये है कि निजी कंपनियों को ये अधिकार मिलने से वो सिर्फ अपने फायदे के लिए जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है उस पर फोकस करेंगे या शहरी इलाकों के जो कंज्यूमर्स है वहीं फोकस करेंगे, ग्रामीण इलाकों पर फोकस नहीं करेंगे। और ऐसे में जो राज्य सरकारों के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हें ही सिर्फ ग्रामीण इलाकों में कंज्यूमर्स को ये सर्विस देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें एक और भी प्रावधान है कि राज्य सरकारों को जो भी सब्सिडी की रकम कंज्यूमर्स को देनी है अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ना देकर सीधे कंज्यूमर के खाते में डालें। मतलब ये कि कंज्यूमर को जो है बिजली जो है वो मार्केट रेट पर ही खरीदनी होगी, जैसा कि वो एलपीजी के केस में होता है, और जो सब्सिडी की रकम है उनके खाते में दी जाएगी। यहाँ पर राज्यों को ऐतराज ये है कि अगर बिजली की दरें डिस्कॉम्स जो है निजी डिस्कॉम्स जो है ज्यादा तय करती हैं तो इसमें राज्य सरकारों को ये दिक्कत होगी कि वो कितनी सब्सिडी की रकम तय करें। हालांकि सरकार ये कह रही है कि इसके ऊपर भी एक कैप लगाया जाएगा। एक और प्रावधान है कि जो क्रॉस सब्सिडी का मसला है इसमें इस पर भी कैप लगाने की बात की गई 20% के आसपास, जिसमें यह कहा गया है कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को भी सस्ती बिजली मिले, इसके लिए क्रॉस सब्सिडी पर 20% का कैप लगाया जाए। ये प्रावधान किए गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है राज्यों के कुछ ऐतराज के बाद भी इसको कैसे आगे लेकर बढ़ती है। शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। कारों में बहुत जल्द अब 6 एयरबैग जरूरी हो जाएंगे। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सड़क और परिवहन मंत्रालय सभी पैसेंजर व्हीकल में 6 एयरबैग्स को अनिवार्य करने जा रहा है। ईटी नाउ स्वदेश को पता चला है कि मंत्रालय ने 6 एयरबैग्स की लागत को लेकर एक एनालिसिस भी किया है और उसे लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन कार कंपनियां 6 एयरबैग्स को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ है। उनका मानना है कि इससे कार की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्कर्ष, एयरबैग्स जो चालक है उनकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसको लेकर के अब कीमत का रोड़ा फंस रहा है। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो रोड मंत्रालय है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसने एक इंटरनल स्टडी करी है कि अगर 6 एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए जाएं तो उसका क्या कॉस्ट इंपैक्ट होगा। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 4 कंपनी से बात करी है। वो कंपनी है ऑटोलिव, मिंडा ग्रुप, राणे ग्रुप और जॉयसन सेफ्टी सिस्टम्स। ये 4 कंपनी हैं, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस समय एयरबैग्स बना रहे हैं। और जो कॉस्टिंग निकल के आई है वो है 6,000 से 8,000 पर व्हीकल फॉर 4 एडिशनल बैग्स और 1,700 रुपये एक एयरबैग का तकरीबन आना चाहिए। एक मिडिल गाड़ी में, एक स्विफ्ट या टियागो या टिगोर जैसी गाड़ी में अगर आपको 6 एयरबैग लगाने हैं 1,700 रुपये पर एयरबैग। 2 अब ही कंपलसरी हैं। अब इसके बाद एक आता है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कि आपको डिज़ाइन जो है गाड़ी की वो चेंज करनी पड़ेगी, ECUs लाने पड़ेंगे। उसके लिए मंत्रालय का ये मानना है, जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं, कि कोई भी जो लार्ज वॉल्यूम्स वाली कंपनी है जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा है उनको दिक्कत नहीं आएगी, जो कम है उनको एक थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो टोटल कॉस्ट इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर के हित में है। और मंत्रालय का मानना है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो जल्द ही नोटिफाई किए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट एनालिसिस है उनके हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है कि डिमांड पर असर पड़ जाए। और ये जितना भी कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है वो लोगों के हित में है। तो आप बहुत जल्दी
यहाँ पर देख सकते हैं कि शायद तक नोटिफिकेशन आ जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करें लोकलाइजेशन की, तो करीब 60 से 65% जो है वो लोकलाइज है इस समय। ये पूरा एयरबैग्स का जो कंपोनेंट की जो इंडस्ट्री है, इसमें जो मेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्फ्लेटर, वो इस समय इंपोर्ट होता है। लेकिन हमारे सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है वो इन्फ्लेटर्स को इंपोर्ट करने के लिए किसी तरीके की एक छूट या किसी तरह की सहायता करने को भी तैयार है। ये इस समय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने मन बनाया है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि आने वाले कुछ दिनों में आप 6 एयरबैग कंपलसरी गाड़ी में देख सकते हैं और नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसका असर ऑटो कंपनीज पे भी होगा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स पे भी होगा और साथ में कंज्यूमर पर भी होगा। शुक्रिया उत्कर्ष इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में पॉल्यूशन से बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने राजधानी में पेट्रोल डीजल की कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक दिल्ली में इन गाड़ियों को एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी। लगातार खराब होती दिल्ली की हवा और पॉल्यूशन की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को बचाने के लिए अब दिल्ली नो एंट्री के फॉर्मूले को एक्शन में तब्दील करने जा रही है। इस बड़े कदम के तहत 27 नवंबर से पेट्रोल डीजल की कमर्शियल गाड़ियों की राजधानी में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। शनिवार से 3 दिसंबर तक दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कमर्शियल गाड़ियां अब नहीं आ पाएंगी। दिल्ली में सिर्फ सीएनजी और ईवी गाड़ियों को ही एंट्री करने की इजाजत होगी। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी गाड़ियों को एंट्री करने की इजाजत मिलेगी। 27 तारीख से सीएनजी और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा। बाकी गाड़ियों का 3 दिसंबर तक बैन रहेगा। सरकार की ओर से पॉल्यूशन को कम करने के कई उपायों के बीच शुक्रवार को भी दिल्ली की एयर क्वालिटी जहरीली बनी रही। सफर के मुताबिक दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 पर है, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। कुछ दिन पहले ये इंडेक्स 400 के पार चला गया था। कमर्शियल कारों की एंट्री पर बैन से पहले सरकार ने 18 से 21 नवंबर के बीच ट्रकों की एंट्री बैन कर दी थी। साथ ही 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल पर भी बैन लगाया था। इन सारे उपायों के साथ साथ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर फिर से बैन लगाने का फैसला किया है। पॉल्यूशन पर कंट्रोल लगाने के तमाम उपायों के बीच सफर ने दिल्ली में चलने वाली हवाओं के रुख की वजह से अगले 2 दिन तक एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरने की उम्मीद कम जताई है। 29 नवंबर से इसमें सुधार आ सकता है। ईटी नाउ स्वदेश। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।